हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर 2018 सेकेंड शिफ्ट में जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को। इसकी मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया विद ऑप्शन कि ऑप्शन का क्या अर्थ हो सकता है या क्या आंसर हो सकता है। उन सभी चीज़ों को क्लियर कर लिया। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग उस वीडियो को देख लें। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को भी हिंदी के टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए हो आप लोग कमेंट करिए। हम आपको हिंदी के जितने भी टॉपिक आएंगे वीडियो के एग्जाम में उन सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे, जैसा कि हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना है। अगर आप लोगों को हिंदी की टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 22 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से जो क्वेश्चन थे वो आए थे। इसमें लिखा है किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। तो देखिए उसको कहते हैं अधोरेख। जैसे कि किसी भी शब्द है या कोई उपवाक्य है उसकी विशेषता दिखाने के लिए हम लोग शब्द के नीचे की इस तरीके से एक अंडरलाइन कर देते हैं, इसको अधोलेख कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते हैं, जहाँ पे कोई प्रश्न किया जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं किसी भी बात को इसके अंदर रखने के लिए, जैसे कि कोई भी चीज़ है इसको हमको शॉर्ट में बताना है या फिर किसी भी बात का संक्षिप्त जो सारांश होता है उनको कम शब्दों में लिखने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग आप लोग नाटक में अधिकतर देखते होंगे कि आपने देखा हो कोई पात्र है उसके बारे में कोई कथन कहा जा रहा है, फिर देखते हैं उसमें लिखा होता है कि धीरे से श्वास छोड़ते हुए। तो इस वाक्य को वो लोग क्या कर देते हैं, इस तरीके से कोष्टक में लिख देते हैं कि धीरे से श्वास छोड़ते हुए या धीरे से कहते हुए। तो इस तरीके की बातें जो है वो कोष्टक में लिखी जाती हैं। तिर्यक चिन्ह आप लोग जानते हैं इस तरीके से बनाया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग ऑब्लिक के तरीके भी करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेकेंड, उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो आंखें खोलने का अर्थ होता है किसी भी भ्रम को दूर करना। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यानी कि जब संकट आया तब हमने बचाव के लिए सोचा, यानी कि जब आग लगी तब हमने कुआं खोदा या कुआं खोदने के बारे में सोचा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी, ग्रह और तारे ये सब कहाँ होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं या फिर अंतरिक्ष में दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़े को स्पष्ट करिए। समानार्थी का अर्थ होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं शब्द से ही कि समान और अर्थ, समानार्थी दो शब्दों से मिलकर बना है। समान अर्थ यानी कि जिन शब्दों का जो अर्थ है वो समान है। तो देखिए पार्वती और महेश्वरी, पार्वती का जो अर्थ है वही महेश्वरी का अर्थ है, या फिर कह सकते हैं कि पार्वती का पर्यायवाची महेश्वरी है। व्यवहारिक, अव्यवहारिक ये क्या होगा, ये विलोम शब्द का एक तरीके से जोड़ा है। शेर और शेरनी किस तरीके का जोड़ा है, तो ये लिंग संबंधी, यानी कि शेर जो है वो पुल्लिंग है और शेरनी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो ये लिंग संबंधी युग्म है। इसके बाद है लड़का और लड़के। तो लड़का और लड़के क्या दर्शाते हैं, ये एक वचन और बहुवचन को दर्शाते हैं। समानार्थी जोड़ा कौन सा दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पार्वती और महेश्वरी। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। तो देखिए अवधी भी पूर्वी हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है और बघेली भी बोली जाती है, लेकिन जयपुरी किसके अंतर्गत आती है, तो ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। तो हिंदी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, बिहार में भी और झारखंड में भी बोली जाती है, क्योंकि झारखंड क्या है, बिहार का ही एक पार्ट है जो कि अलग हो गया और ये दूसरा राज्य बन गया। लेकिन जो महाराष्ट्र है इसमें कौन सी बोली बोली जाती है, तो इसमें कौन सी बोली जाती है, मराठी बोली जो है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी हैं। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, मैंने कल बताया था आप लोगों को, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। और मीराबाई के कई पद हैं जो कि आप लोगों ने 10th या फिर 12th की बुक में पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। सही अनुवाद आपको बताना है, डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी में अर्थ होगा कि पर्यावरण को हानि पहुंचाना आजकल की सबसे बड़ी समस्या है।
या पर्यावरण की आपदा आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये इसका हिंदी में सही अनुवाद होगा। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, इसका सही अनुवाद होगा कि एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके सामने एक गद्यांश दिखा हुआ है, जिसको एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आगे दिया हुआ है, भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सारावली और साहित्य लहरी, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, वे अष्टशाप के सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे गेय पद हैं, यानी कि गेय पद का मैंने कल आप लोग को जो प्रीवियस ईयर था इसी दिन का मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें मैंने बताया था कि गेय का मतलब क्या होता है, यानी कि जो गाने योग्य है वो गेय है। तो उनके पदों की विशेषता ये है कि उनके जो पद हैं वो गाने योग्य हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रजभाषा में पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर संस्कृत और फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मान थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वे सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं कि वे जन्मान थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर रहेंगे। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 4 भागों में, कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये किस काल के संत कवि हैं? ये भक्ति काल के कृष्ण साहित्य या कृष्ण उपासक जो हैं वो कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा किसके अंतर्गत आती है? तो भक्ति काल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो हमने अभी बताया सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों जो हैं वो सूरदास जी की रचनाएं हैं। लेकिन जो रामायणी है वो किसकी है? वो कबीरदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? श्रृंगार रस भी पाया जाता है, वात्सल्य भी पाया जाता है और शांत भी पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? तो भयानक रस जो है वो उनके साहित्य या उनके पदों में नहीं पाया जाता है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो देखिए, आधे अधूरे जो है वो एक नाटक है। और किसका है? तो मोहन राकेश का है, ये भी ध्यान रखिए। और इस नाटक में एक मध्यवर्गीय परिवार जो है उसका जिक्र जो है या उसका जो वर्णन है वो किया गया। किसका नाटक है? मोहन राकेश का। और आधे अधूरे की विधा क्या है? तो ये नाटक है। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ व्रत किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जयद्रथ वध। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो छायावादी रचनाकार कल हम लोगों ने आप लोगों को वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया था। छायावाद रचनाकार के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत आते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को छायावाद के 4 स्तंभ बताए थे कि उन 4 स्तंभों में किन किन का नाम जो है वो प्रसिद्ध है, या इन 4 स्तंभों में कौन कौन जो है वो कवि आते हैं या कौन कौन से लोग आते हैं। तो वो आप हमको कमेंट करके बताइए कि 4 स्तंभों में मैंने कौन कौन से 4 स्तंभ बताए थे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है कि 4 स्तंभों के बारे में पूछा गया है। कोई 4 ऑप्शन इस तरीके से आपके सामने लिख दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि छायावाद के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में कौन नहीं है या फिर कौन है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया सुमित्रा नंदन पंत है, बाकी के 3 कौन से वो आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4 खंडों में इसको विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो आप किसे लिखेंगे? तो देखिए, मच्छरों का प्रकोप है तो इसके संबंध में जो शिकायत पत्र है वो हम माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखेंगे कि हमारे कॉलोनी में या हमारे मोहल्ले में मच्छरों का इस तरीके से प्रकोप है, तो आप इस पर अपनी दृष्टि डालिए या इसका कुछ समाधान करिए। प्रधानमंत्री को तो लिखेंगे नहीं, प्रधानाध्यापक की कोई बात ही नहीं है, स्कूल का तो कोई कार्य है नहीं, और शिक्षा अधिकारी का भी इसमें कोई कार्य नहीं है। किसका कार्य है? तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को आप लोग शिकायत पत्र जो है वो लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उनको देखिए स्वर कहते हैं। कोई भी स्वर का उच्चारण आप करके देखिए, आ ई उ, इनके उच्चारण में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ये स्वतंत्रता से बोले जाते हैं। तो यही स्वर की खासियत है।
लेकिन व्यंजन का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, तो ये जो व्यंजन होते हैं ये हम लोग स्वर की सहायता से ही बोलते हैं। जैसे कि आप लोग का बोलिए, तो का में आ का भी उच्चारण होता है, यानी कि ये स्वर की सहायता से बोला जाता है। आप ता बोलिए, ता में आप देखेंगे लास्ट में आ का उच्चारण भी होगा। ता किस तरीके से लिखा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए ता किस तरीके से लिखें तो हम लोग बताएंगे ऐसे, लेकिन अगर इसका हम लोग अलग अलग करते हैं, इसके खंड करते हैं, तो ता हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ता आधा होगा, उसके बाद में आप लोग जब उच्चारण करेंगे ता, तो लास्ट में क्या निकल रहा है, आ का उच्चारण हो रहा है। तो इसीलिए जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और ये बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई चा छा जा झा या आदि का उच्चारण किससे होता है। तो ये ध्यान रखिए, तालव्य से होता है, इसको आप बोल के भी देख सकते हैं। ई तो किसका प्रयोग हो रहा है, तालव्य का प्रयोग हो रहा है। चा छा तो जीभ कहाँ लग रही है, तालव्य में लग रही है, तो तालव्य से इसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो अक्षर बनाते हैं। जब एक से अधिक अक्षर मिलते हैं तो तब क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। और जब एक से अधिक शब्द मिलते हैं तो ये वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। दो वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, दो अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, शब्द मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। तो देखिए, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय में स्वर संधि है। इसके साथ ही जितने भी तीन ऑप्शन है, सदगति, दिग्दर्शन और उज्जवल, इन सभी में व्यंजन संधि है, इसका भी ध्यान रखिए। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें उज्जवल और दिग्दर्शन काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो देखिए, गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाली, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, गगन को चूमने वाली, क्योंकि यहाँ पर कारक और विभक्ति का लोप हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कल मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहता है, तो उसमें उत्तम पद जो होता है वो प्रधान रहता है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, तो शब्द के आगे क्या लग गया है, अप लग गया है। अब क्या होता है, अब एक उपसर्ग होता है, तो हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, यानी कि बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये उपसर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो मैंने कल आपको बताए थे, अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पे किसी भी प्रकार के लिंग, वचन, कारक, विभक्ति किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्वतंत्र होते हैं। और अव्यय के भी कई प्रकार होते हैं। जो आपके सामने वाक्य लिखा है, अफसोस मैं नहीं जा सकता, इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें शोक सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अफसोस, अरे, इस तरीके के शब्द हम कब प्रयोग करते हैं, जबकि हमें किसी चीज़ का शोक होता है, अफसोस होता है। तो ये अफसोस जो है वो शोक सूचक अव्यय का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो कोयल, लाख और भीतर, ये सारे तद्भव हैं। कुक्कुर जो है वो तत्सम शब्द है, इसका जो आपका तद्भव होगा वो होता है कुत्ता। कुक्कुर का तद्भव कुत्ता होगा। कोयल की बात करें तो इसका तत्सम कोकिल होता है या कोकिला होता है। लाख का तत्सम होता है लक्ष्य, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लाख का जो तत्सम होता है वो लक्ष्य है, और भीतर का जो तत्सम होता है वो होता है अज्ञान्तर। तो इस तरीके से सारे तत्सम और तद्भव मैंने लिख दिए हैं, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो देखिए, आलस ही आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है आलस्य। कुष्ठ, अंधकार और उल्लास जो है वो तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। सबसे पहले जान लीजिए अर्ध तत्सम क्या होता है। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के हैं लेकिन बोलचाल की भाषा में वो बिगड़ गए हैं, या उनको लोगों ने अपनी लैंग्वेज में यूज कर लिया, थोड़ा सा उनमें चेंजिंग आ गई है, वो शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। राधित तत्सम है, आप जानते हैं। बच्चा और कान आपके तद्भव है, लेकिन जो दई है ये आपका अर्ध तत्सम है, इसका ध्यान रखिए। तत्सम होता है देव, देव से ही दई बना है, बहुत सी जगह पे देव को दई बोलते हैं, तो ये अर्ध तत्सम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। ग्लास जो है वो आपका विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। तो आसमानी ये विशेषण है, क्योंकि ये आपकी विशेषता बता रहा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं
आसमानी कमीज या आसमानी सलवार, आसमानी पर्दे। तो पर्दे की खासियत क्या है कि वो आसमानी है, या पर्दे की विशेषता क्या है कि वो आसमानी है, तो ये विशेषण हो गया। नियमित विचार या नियमित कार्य की विशेषता क्या है कि वो नियमित तौर पे हो रहा है, तो ये भी विशेषण हो गया। पश्चात भी विशेषण है, लेकिन अनुशासन जो है वो एक संज्ञा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप, ये मैंने लेखपाल के पेपर में क्लियर किया था। आपकी बात हो जहां पर भी, वो किसके अंतर्गत आता है? वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आपका मतलब होता है स्वयं से, तो जहां पर आपकी बात होती है, आप, मैं या फिर स्वयं, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। तो इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है नैतिक, नैतिक विचार या नैतिक कार्य। विचार की विशेषता क्या है कि वो नैतिक तौर पे हो रहे हैं, या कार्य की विशेषता क्या है कि वो नैतिक तौर पे हो रहा है। नैतिक यानी कि प्रतिदिन, तो इसीलिए इसकी विशेषता है नैतिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो धीरे धीरे क्या है? ये एक विशेषता है। किसकी विशेषता है? लिखने की, कि उसको किस तरीके की आदत है? धीरे धीरे लिखने की आदत है। और ये धीरे धीरे लिखने की आदत जो है वो आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता, लिखना क्या है? तो एक क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या है कि लिखा जा रहा है किस तरीके से, धीरे धीरे लिखा जा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्रिया आप लोग जानते हैं, सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, संज्ञा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह पढ़ता है, लेकिन के नीचे क्या है? इसके नीचे अंडरलाइन है, इसी को आपको बताना ये क्या है। तो मैंने कल आपको बताया था, ऐसे शब्द कहलाते हैं अव्यय जिन पर किसी भी प्रकार के लिंग, वचन या फिर कारक, इनका जो असर है वो नहीं पड़ता, लेकिन जो है वो स्त्रीलिंग में भी वही रहेगा, पुल्लिंग में भी वही रहेगा, किसी भी कारक में भी वही रहेगा। तो इसीलिए ये क्या है? ये आपका अव्यय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो देखिए, ये ही है, ये आपको बताना ही क्या है। ही यहाँ पर निपात है। सर्वनाम आप लोग जानते हैं प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग आप लोग जानते हैं ये शब्द से पहले लगते हैं। लेकिन निपात क्या होता है? तो निपात ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी भी वाक्य को बल प्रदान करते हैं। जैसे कि, और एक साथ एक बात इसमें यह भी होती है कि ये वाक्य में कोई भी चेंजिंग नहीं लाते, कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। वाक्य का अर्थ वही रहता है, सिवाय इसके कि वाक्य को एक बल प्रदान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कई जगह पर लिखा हुआ देखा होगा कि दीवार पर पोस्टर लगाना सख्त मना है। अगर ये लिख दिया जाए कि दीवार पर पोस्टर लगाना मना है, तब भी उसका अर्थ यही होगा कि दीवार पर पोस्टर नहीं लगाना है, दीवार पर पोस्टर लगाना मना है। लेकिन उसके आगे लिख दिया जाए कि दीवार पर पोस्टर लगाना सख्त मना है, तो ये सख्त क्या हो गया? ये इस वाक्य में जोर डाल रहा है, इसमें जान और डाल रहा है, तो ये सख्त ही आपका निपात हो जाएगा। तो जो शब्द वाक्य में जोर प्रदान करते हैं वो निपात का कार्य करते हैं, या वो निपात होते हैं। यहाँ पर लिखा है रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। अगर यहाँ पर ये होता है रविवार है, वह घर पर रहेगा, तब भी उसका अर्थ वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ही ने इस वाक्य को बल प्रदान किया है और ये निपात कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और आई होप अब आप लोग आगे से निपात पहचान जाएंगे कि निपात कौन से शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं? व्योम है, गगन है, नभ है। लेकिन रसाल किसका पर्यायवाची है? तो रसाल जो होता है वो आम का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? तो संतोष का विलोम क्या होगा? संतोष का विलोम होगा असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो न्याय और अन्याय यह आपके विलोम शब्द हैं। धरा और पृथ्वी ये आपके पर्यायवाची हैं, लेकिन अचल और अचला यही आपके युग्म शब्द हैं। युग्म शब्द का मतलब क्या होता है कि जो शब्द देखने में या पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं या फिर वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपका न्याय अन्याय, ये विलोम शब्द का उदाहरण है। धरा पृथ्वी पर्यायवाची का उदाहरण है। लेकिन अचल और अचला जो है, अचल का अर्थ होता है पर्वत या फिर पहाड़, और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। तो यही आपका
युग्म शब्द का पर्याय का उदाहरण है। मान और अपमान आप लोगों का क्या है, तो ये विलोम शब्द का उदाहरण है या फिर विलोम शब्द की जोड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना एक ही शब्द क्या होगा, या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दूसरों की बातों में जो दखल देता है उसको कहते हैं हस्तक्षेप। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आप उनकी बात में हस्तक्षेप ना करिए या आप मेरे कार्य में हस्तक्षेप ना करिए। हस्तक्षेप का अर्थ होता है कि दूसरों की बातों में दखल देना। आक्षेप का अर्थ होता है कि किसी पर भी व्यंग्यपूर्वक कोई भी आरोप देना। आक्षेप का अर्थ होता है किसी पर भी कोई भी व्यंग के आधार पर कोई भी आरोप लगाना। दूरदर्शी आप लोगों ने सुना होगा, दूरदर्शी का मतलब दूर की सोच रखने वाला, कि वो बहुत ही दूरदर्शी इंसान है। दूरदर्शी का अर्थ होता है दूर की सोच रखने वाला। उपकारी का अर्थ आप लोग जानते हैं, उपकार यानी कि किसी पर भी भलाई करना या भला कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है। तो इसमें क्या लिखा है, के निकट, के समीप या फिर के नीचे, के पीछे, के आगे। इस तरीके से जहाँ पे भी आपको इस तरीके के शब्द दिख जाए जिसमें स्टार्टिंग में के होती है, ये मैं आपको एक की पॉइंट बता रही हूँ, एक हिंट दे रही हूँ कि जहाँ पर भी ऐसे शब्द आपको दिख जाए कि के निकट, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के आगे, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमेशा समुच्चय बोधक शब्द, संबंध सूचक शब्द होते हैं। जैसे कि पुल के नीचे से गाड़ी निकलती है, तो पुल के नीचे से क्या आ गया यहाँ पे, के नीचे। तो मैंने अभी आपको बताया के नीचे, के आगे, के पीछे, के समीप, के निकट, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो समुच्चय सूचक शब्द होते हैं। संबंध सूचक शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, तो समुच्चय बोधक शब्द वो होते हैं जो कि दो वाक्यों को आपस में मिलाते हैं। जैसे कि जहाँ पे क्योंकि लग जाए, अथवा लग जाए, और लग जाए, वा, तथा, एवं, तो ये सब जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं समुच्चय का अर्थ क्या होता है, गुच्छा या फिर कोई भी दल। तो समुच्चय कब बनेगा, जबकि कोई दो वाक्य जो हैं वो आपस में मेल करेंगे। तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं, क्योंकि, अथवा, और, एवं, तथा, वा, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। सर्वनाम और संज्ञा से आप लोग भली प्रकार से परिचित हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा। तो माता पिता अपने बच्चों के लिए, तो मैंने कल के पेपर में आप लोगों को बताया था कि के लिए अब क्या होता है कि कारक चिन्ह का इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह को ही परसक कहा जाता है। मैंने कल आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से बताई थी कि अब पेपर में आता है कि परसक बताइए। तो के लिए क्या है, ये एक परसक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। साथ ही अगर पूछ लेते किस चिन्ह के लिए परसक किस विभक्ति का है, तो ये संप्रदान का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लता का लताएं होगा, घोड़ा का घोड़े होगा, किताब का किताबें होगा, लेकिन सखी का सखियाँ तो सही है, सखी का सखियाँ होता है, लेकिन ये लिखा गलत तरीके से है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो जहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है वो आपका कर्मवाच्य कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, मोहन ने किताब पढ़ी, ये कृतवाच्य के अंतर्गत आया। मोहन के द्वारा किताब पढ़ी गई, ये आपका कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। अब मोहन से किताब नहीं पढ़ी जाती, ये आपका भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। तो तीनों उदाहरण मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से आप लोग उदाहरण को पहचानना सीखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में भविष्य काल को पहचानिए। आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पीछे का देख लीजिए। ये आप लोग का प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल है, ये आपका पास्ट हो गया यानी कि भूतकाल। गा गी गे छोटे से पढ़ते आ रहे, जहाँ पर भी गा गी गे जैसे शब्द आ जाए वही आपके भविष्य काल के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, तू आता है, और इसका बहुवचन होगा तुम लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, सारे आपके सामने लिखे हैं। और, क्योंकि, लेकिन, परंतु, इस तरीके के शब्द जो हैं वो जुड़ते हैं, उस वाक्य को क्या कहते हैं।
तो उस वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। कल मैंने आप लोगों को वाक्य भी काफ़ी अच्छी तरीके से बताए थे कि वाक्य को किस तरीके से पहचानना है। दो सरल वाक्य जहाँ पर भी मिलते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है, जैसे कि राम और मोहन। तो राम भी अपने में पूर्ण है और मोहन भी अपने में पूर्ण है। राम और मोहन घनिष्ठ मित्र हैं। या फिर राम स्कूल से आया और खेलने चला गया। तो राम स्कूल से आया, ये अपने में एक पूर्ण वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या था? खेलने चला गया। तो इसके बीच में किसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा? इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया और ने। राम स्कूल से आया और राम और खेलने चला गया। तो इस तरीके से और ने क्या किया? इन दोनों के बीच समुच्चय का कार्य किया है, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा है। तो जहाँ पर दो सरल शब्द मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य से आप लोग परिचित हैं। सरल वाक्य होता है कि राम स्कूल से आया, यानी कि ये सिंपल वाक्य है जिसमें कोई भी आगे पीछे कोई वाक्य नहीं जुड़ा है। मिश्र वाक्य मैंने बहुत अच्छा आप लोगों को एक उपाय बताया था कि जहाँ पर भी किसी वाक्य को पढ़ने पे आपको लगे कि अभी ये वाक्य अधूरा है, इसके आगे कोई बात कही जाएगी। जैसे कि वह जो लड़की कमरे में बैठी है, यहाँ पर मैं रुक गई। अब आप लोग के मन में आएगा कि उस लड़की के बारे में अभी कोई बात अधूरी है, इसके आगे कोई बात पूर्ण होगी या कोई बात और होगी। वह जो लड़की कमरे में बैठी है, ये वाक्य अधूरा है, इसके आगे मैंने जोड़ दिया वह मेरी बहन है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कॉमा लग गया बीच में। वह जो लड़की कमरे में बैठी है वह मेरी बहन है। तो इस तरीके से ये वाक्य अधूरा था। वह मेरी बहन है, ये जब हमने बोला तब आपको लगा अब वाक्य कंप्लीट हो गया। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने पे आपको लगे कि वाक्य अभी अधूरा है, वो मिश्र वाक्य होते हैं। विधान वाक्य भी सरल वाक्य की तरह होते हैं, जो कि सिंपल सेंटेंस होता है या फिर सिंपल तरीके से होता है कि राम एक अच्छा लड़का है, ये विधान वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो अभी मैंने बताया राम अच्छा लड़का है या बच्चे खेल रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा? विधान वाक्य, या फिर इसको सरल वाक्य भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आप लोग जानते हैं, जिसमें कोई भी प्रश्न किया जाए, तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका घर कहाँ है। तो इस तरीके के वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक। निषेधात्मक वाक्य होगा मैंने खाना नहीं खाया या मैं कार्य नहीं करूँगा। जहाँ पे भी नहीं की या फिर ना की बात हो जाए वहाँ पर निषेधात्मक वाक्य बोले जाते हैं। इनको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है कि आप पढ़ने बैठो या आप वहाँ जाओ, तुम ये कार्य करो। जहाँ पे कोई भी उपदेश दिया जाए, सलाह दी जाए, आज्ञा दी जाए, वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। पदक्रम का मतलब कि जो पद हैं उनका सीक्वेंस ठीक नहीं है, उनका क्रम सही नहीं है। इसको सही तरीके से किस तरीके से लिखा जाएगा कि मुझे तुमको पढ़ाना है। तो इस तरीके से ये वाक्य सही है। तो इसमें गलत क्या होगा? इसमें गलत होगा तुमको, क्योंकि पहले क्या आना चाहिए? मुझे आना चाहिए। तो मैंने आपको इतना और भी डीपली बता दिया कि अगर पूछ लिया जाए तुमको मुझे पढ़ाना है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आप लोग इसको बता पाएँ। इसमें पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। क्यों है? क्योंकि इसमें पदों का क्रम जो है वो सही नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो लास्ट में कैसा चिन्ह लगा है? पूर्ण विराम, सभी लोग जानते हैं ये पूर्ण विराम हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने आपको बताया इस तरीके से होता है। अल्प विराम होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, और लाघव चिन्ह होता है इस तरीके से। जैसे कि हम लोग जब किसी भी शब्द को, किसी के नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, और हम लोग ने इस तरीके से लिख दिया, यही लाघव चिन्ह है। हम लोग लिख देते हैं प्रश्न, पूरा नहीं लिखते, इस तरीके से लिख देते हैं प्रश्न। क्रमांक लिखना होता है, हम लोग ऐसे करके इस तरीके से कर देते हैं। तो ये जो इस तरीके से जीरो बनाते हैं, यही लाघव चिन्ह कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। इसके साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लोगों को हिंदी के टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। हम आप लोगों को हिंदी की टॉपिक वाइज वीडियो इसी तरीके से ईजी लैंग्वेज में जो है या फिर ईजी वे में आप लोग को समझा देंगे, और वो वीडियोज आप लोग को अपलोड कर देंगे। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।